पीएम मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। पीएम मोदी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के भागवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में हुई। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग, वाद विवाद प्रतियोगिता और नाटकों का काफी शौक था, जिसका हिस्सा बनकर उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान पीएम मोदी एनसीसी कैडेट का हिस्सा भी रहे। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीने का कोर्स भी किया है। 13 वर्ष की आयु में नरेंद्र की सगाई जसोदाबेन चमनलाल के साथ कर दी गई, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण 1967 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में ही ये घर छोड़कर चले गए। ये घर छोड़कर उत्तरी भारत में स्थित स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित हिंदू आश्रम एवं कोलकाता के बेलूर मठ ऐसे ही कई आश्रमों का भ्रमण करने लगे। इन्हीं दिनों में इन्होंने जीवन को गहराई से जाना, अपनी सोच को सुधारा और करीब 2 साल बाद फिर से वापस घर आ गए। इसके बाद मोदी जी RSS के सदस्य बने और पूरी मेहनत से RSS के लिए काम करने लगे। इतनी व्यस्तता के बावजूद मोदी जी पढ़ाई करना नहीं छोड़ा और राजनीति विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। वो दिन रात लोगों की सेवा करते, लोगों से जुड़ते और उनकी समस्या को करीब से जानने की कोशिश करते। 1987 में नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी में वे दिन ब दिन आगे बढ़ते गए और सामाजिक हितों के कई काम उन्होंने बीजेपी में रहकर किए। उन्होंने बिजनेस के प्राइवेटाइजेशन, छोटे बिजनेस को बढ़ावा दिया। 1995 में मोदी राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त हुए। 1998 के चुनाव में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका सबसे बड़ा हाथ था। फरवरी 2002 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रहे थे। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से पुनः गुजरात लौटकर आ रहे कार सेवकों को गोधरा स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में मुसलमानों की हिंसक भीड़ द्वारा आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। इस हादसे में 59 कार सेवकों की दर्दनाक रूप से मृत्यु हो गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की प्रतिक्रिया स्वरूप समूचे गुजरात में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। मरने वाले 1180 लोगों में अधिकांश संख्या अल्पसंख्यकों की थी। इसके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया। कांग्रेस सहित अनेक विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की। मोदी ने गुजरात की 10वीं विधानसभा भंग करने की संस्तुति करते हुए राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। परिणामस्वरूप पूरे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राज्य में दोबारा चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के नेतृत्व में विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 127 सीटों पर जीत हासिल की। अप्रैल 2009 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने विशेष जांच दल भेजकर यह जानना चाहा कि कहीं गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की साजिश तो नहीं। यह विशेष जांच दल दंगों में मारे गए कांग्रेसी सांसद एहसान जाफरी की विधवा जाकिया जाफरी की शिकायत पर भेजा गया था। दिसंबर 2010 में उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी की रिपोर्ट पर यह फैसला सुनाया कि इन दंगों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। उसके बाद फरवरी 2011 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह आरोप लगाया कि रिपोर्ट में कुछ तथ्य जानबूझकर छिपाए गए हैं और सबूतों के अभाव में नरेंद्र मोदी को अपराध से मुक्त नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस ने भी ये लिखा कि रिपोर्ट में मोदी के विरुद्ध साक्ष्य न मिलने की बात भले ही की हो, किंतु अपराध से मुक्त तो नहीं किया। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इतनी भयंकर त्रासदी पर पानी फेरा, अपितु प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न गुजरात के दंगों में मुस्लिम उग्रवादियों के मारे जाने को भी उचित ठहराया। भारतीय जनता पार्टी ने मांग की कि एसआईटी की रिपोर्ट को लीक करके उसे प्रकाशित करवाने के पीछे सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्वार्थ है। इसकी भी उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई फैसला दिए अहमदाबाद के ही एक मजिस्ट्रेट को इसकी निष्पक्ष जांच करके अविलंब अपना निर्णय देने को कहा। अप्रैल 2012 में एक अन्य विशेष जांच दल ने फिर ये बात दोहराई कि यह बात तो सच है कि ये दंगे भीषण थे, परंतु नरेंद्र मोदी का इन दंगों में कोई भी प्रत्यक्ष हाथ नहीं।
7 मई 2012 को उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जज राजू रामचंद्रन ने ये रिपोर्ट पेश की कि गुजरात के दंगों के लिए नरेंद्र मोदी पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य की भावना फैलाने के अपराध में दंडित किया जा सकता है। हालांकि रामचंद्रन की इस रिपोर्ट पर विशेष जांच दल S0I030 ने आलोचना करते हुए इसे दुर्भावना व पूर्वाग्रह से परिपूर्ण एक दस्तावेज बताया। 26 जुलाई 2012 को नई दुनिया के संपादक शाहिद सिद्दीकी को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा, 2004 में मैं पहले भी कह चुका हूं, 2002 के सांप्रदायिक दंगों के लिए मैं क्यों माफी मांगूं? यदि मेरी सरकार ने ऐसा किया है तो उसके लिए मुझे सरेआम फांसी दे देनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को नई दुनिया से फिर कहा, अगर मोदी ने अपराध किया है तो उसे फांसी पर लटका दो, लेकिन यदि मुझे राजनीतिक मजबूरी के चलते अपराधी कहा जाता है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। यह कोई पहली बार नहीं है जब मोदी ने अपने बचाव में ऐसा कहा हो। वे इसके पहले भी ये तर्क देते रहे हैं कि गुजरात में और कब तक गुजरे जमाने को लिए बैठे रहोगे। ये क्यों नहीं देखते कि पिछले एक दशक में गुजरात ने कितनी तरक्की की? इससे मुस्लिम समुदाय को भी तो फायदा पहुंचा है। लेकिन जब केंद्रीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने दो टूक जवाब दिया, पिछले 12 वर्षों में यदि एक बार भी गुजरात के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई तो आप उन्हें कैसे अपराधी ठहरा सकते हैं? उन्हें कौन फांसी देने जा रहा है? बाबरी मस्जिद के लिए पिछले 45 सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे 92 वर्षीय मोहम्मद हाशिम अंसारी के मुताबिक भाजपा में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रांत गुजरात में सभी मुसलमान खुशहाल और समृद्ध हैं, जबकि इसके उलट कांग्रेस हमेशा मुस्लिमों में मोदी का भय पैदा करती रहती है। सितंबर 2014 की भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि नरेंद्र मोदी को 2002 के दंगों के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि वह उस समय मात्र एक पीठासीन अधिकारी थे जो अनगिनत जांचों में पाक साफ साबित हो चुके हैं। श्री मोदी की विदेश नीति की पहल ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता और भूमिका को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों के सभी प्रमुखों की उपस्थिति में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया और दूसरे की शुरुआत में बिम्स्टेक नेताओं को आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन की दुनिया भर में सराहना हुई। पीएम मोदी 17 साल की लंबी अवधि के बाद नेपाल, 28 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया, 31 साल के बाद फिजी और 34 साल के बाद सेशल्स और UAE के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। पदभार संभालने के बाद से श्री मोदी ने UN, ब्रिक्स, सार्क और G20 समिट में भाग लिया, जहां विभिन्न वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भारत के विचारों को व्यापक रूप से सराहा गया। प्रधानमंत्री को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुलजीज सेस्ट से सम्मानित किया गया। श्री मोदी को रूस के शीर्ष सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टले सम्मान, फिलिस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन सम्मान, अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड, UAE के जायद मेडल और मालदीव के निशान इज्जुद्दीन सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को शांति और विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के नरेंद्र मोदी के आग्रह को संयुक्त राष्ट्र में अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहले दुनिया भर में कुल 177 राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर 21 जून को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस बात को माना कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत रिकॉर्ड गति से गरीबी को खत्म कर रहा है। इसका श्रेय केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए विभिन्न फैसलों को जाता है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को कवर करते हुए आयुष्मान भारत गरीब और नव मध्यम वर्ग को उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कर रहा है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य पत्रिकाओं में से एक लांसेट ने आयुष्मान भारत की सराहना करते हुए कहा है कि यह योजना भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े असंतोष को दूर कर रही है। पत्रिका ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राथमिकता देने के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की भी सराहना की। देश की वित्तीय धारा से दूर गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य प्रत्येक भारतीय का बैंक खाते खोलना था। अब तक 35 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले जा चुके हैं।
इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंक से जोड़ा, बल्कि सशक्तिकरण के अन्य रास्ते भी खोले हैं। जन धन से एक कदम आगे बढ़ते हुए श्री मोदी ने समाज के सबसे कमजोर वर्गों को बीमा और पेंशन कवर देकर जन सुरक्षा पर जोर दिया। जम ट्रिनिटी जन धन आधार मोबाइल ने बिचौलियों को समाप्त कर दिया है और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की है। असंगठित क्षेत्र से जुड़े 42 करोड़ से अधिक लोगों के पास अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत पेंशन कवरेज मिली है। 2019 के चुनाव परिणामों के बाद पहली कैबिनेट बैठक के दौरान व्यापारियों के लिए समान पेंशन योजना की घोषणा की गई है। 2016 में गरीबों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। ये योजना 7 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान करने में एक बड़ा कदम साबित हुई है। इसकी अधिकांश लाभार्थी महिलाएं हैं। आजादी के बाद से 70 वर्षों के बाद भी 18,000 गांव बिना जहां बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई है। श्री मोदी का मानना है कि कोई भी भारतीय बेघर नहीं होना चाहिए और इस विजन को साकार करने के लिए 2014 से 2019 के बीच 1.25 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। 2022 तक प्रधानमंत्री के हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को पूरा करने के लिए घर के निर्माण की गति में तेजी आई है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो श्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब है। 2019 के अंतरिम बजट के दौरान सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में एक मौद्रिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की। 24 फरवरी 2019 को योजना के शुरू होने के बाद लगभग 3 सप्ताह में नियमित रूप से किश्तों का भुगतान किया गया है। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक के दौरान इस योजना में 5 एकड़ की सीमा को हटाते हुए सभी किसानों को पीएम किसान का लाभ देने का फैसला किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार प्रति वर्ष लगभग 87,000 करोड़ रुपये किसान कल्याण के लिए समर्पित करेगी।